जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके किसी साथी ने भेजा हुआ है, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आप लोग भी प्री बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हम आपको बताएंगे इसकी पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ में आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर जो आपको पता होगा कि आपको 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, 70 नंबर का आपका पेपर आता है। इस प्रकार आपका जो है पूरा 100 नंबर का पेपर जो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम लोग जो रिटन क्वेश्चंस उनको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, लहरों का राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों का राजहंस के लेखक हैं, ऑप्शंस आपको दिए गए कमलेश्वर, मोहन राकेश, डॉक्टर राजेंद्र यादव और धर्मवीर भारती। तो लहरों का राजहंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ख वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण, नाटक। तो स्मृति की रेखाएं जो है साहित्य की विधा है, उसकी विधा क्या है? उसकी विधा है संस्मरण। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला यानी कि गा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? ध्रुव शामनी नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, भारतेंदु युग के। तो यहाँ पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक हैं? वो शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो यहाँ पर जो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है वो गोदान, जबकि स्कंदगुप्त जो है आपका वो क्या है? वो आपका एक नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे स्कंदगुप्त कर देते हैं और गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गोदान। जो स्कंदगुप्त है वो आपका एक नाटक है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसी में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? द्विवेदी युग की हैं, प्रगतिवादी युग की हैं, छायावादी युग की हैं, प्रयोगवादी युग की हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग की कवि हैं। किसकी हैं? छायावादी युग की हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भक्ति काल का महाकाव्य है। तो भक्ति काल का महाकाव्य है साकेत, रामचरितमानस, कामायनी और पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर जो भक्ति काल का महाकाव्य है वो है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, शूरदास के गुरु थे। तो शूरदास के गुरु थे नरहरिदास, विठलनाथ दास, रामानंद और वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य। जो सूरदास के गुरु थे वे कौन थे? वल्लभाचार्य थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव की, साख्य भाव की, पत्य भाव की, इन सभी। तो यहाँ पर जो तुलसीदास की भक्ति है वो है दास्य भाव की। कैसी है? दास्य भाव की है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रस खान किस काल के कवि हैं? तो रस खान किस काल के कवि हैं? आपको ऑप्शंस दिए गए थे आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो यहाँ पर जो रस खान है वो किस काल के कवि हैं? तो वो जो है भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है खा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमिगत व्याकुल भारी में रस है।
तो यहाँ पर रस कौन सा है? यहाँ पर वात्सल रस है। क्या है? व्याकुल भारी। अगर यहाँ पर देखें तात तात हा तात पुकारी परे भूमिकत व्याकुल भारी, यहाँ पर व्याकुलता व्यक्त की जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो उसके हिसाब से तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। ठीक, कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहीं कहीं यहाँ पर जो है वात्सल रस भी देखने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग करुण रस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, पंक्ति में अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो निर्मल तेरा नीर अमृत में सम उत्तम में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला किस प्रकार का छंद है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला एक सममात्रिक छंद है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यादेश में उपसर्ग है। तो अध्यादेश में उपसर्ग है आ है, अध है, अधि है, देश है। तो यहाँ पर अध्यादेश में उपसर्ग क्या है? तो अध्यादेश में उपसर्ग है अधि। क्या है? अधि है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, अधि। नेक्स्ट है वेद पुराण में समास है। तो यहाँ पर देखो वेद पुराण से समास करेंगे तो वेद और पुराण बनेगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। कहीं पर भी अगर आपको डैश दिख जाता है इसका मतलब वहां पर द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है परिव्राजक, वैरागी, यति, महीपति। तो यहाँ पर जो है परिव्राजक, वैरागी, यति का सबका अर्थ होता है सन्यासी, जबकि महीपति का अर्थ होता है अलग। यानी कि मही मतलब कि जो बहुत बड़े साम्राज्य का कोई राजा होता है उसको हम लोग महीपति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महीपति, क्योंकि हमसे पूछा गया सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है युष्मत का विभक्ति और वचन है। तो युष्मत का विभक्ति और वचन है द्वितीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पर जो युष्मत का विभक्ति और वचन है तो वो है पंचमी विभक्ति बहुवचन। क्या है? पंचमी विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद है वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ पर वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के जो है 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है, भाव वाच्य होता है, कृत वाच्य होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य कौन सा होता है? तब वाच्य यहाँ पर भाव वाच्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। विकारी पद कहलाते हैं, अविकारी पद कहलाते हैं, प्रत्यय पद कहलाते हैं, अव्यय पद कहलाते हैं। तो जिनके अलग अलग रूप वाक्य में देखने को मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? वे पद जो है विकारी पद कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है खंड बा, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उन दोनों गद्यांश को आपको पढ़ना होता है। उनमें से जो आपको गद्यांश आता है उसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद करना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं। जैसे पहला गद्यांश था आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाष और प्रयत्न यह है कि हम वह इन सभी अलग अलग बहती नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमृत तत्व देता रहे जो जमाने की हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? भारतीय संस्कृति, और हमारे वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, हमारे अस्तित्व को कौन सा तत्व आज तक कायम रखे हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। और उधर वह बंदरों का चित्र है
कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहां महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपना जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब की जितने नजारे हो सकते हैं, सब आदमी जो है अजंता की गुफाओं में इन दीवारों पर देख सकता है। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो इसका नाम, पाठ का नाम क्या है? अजंता है। और जिसके जो लेखक हैं वो है भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में हमको क्वेश्चन नंबर 22 दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पद्यांश का आपको जो है संदर्भ सहित जो है प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनि सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खाने विलोकत बारत, कम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरिहात सो ले गयो माखन रोटी। तो यहाँ वो उपरयुक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है इसके जो कवि हैं, तो इसके कवि है रसखान, और इसका जो प्रसंग है वो है सवये से लिया। किससे लिया गया? सवये से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। बाल कृष्ण की छवि पर कौन क्या क्या न्योछावर कर रहा है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा पद्यांश दिया गया है। तो दूसरा पद्यांश आप देख सकते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राग की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यह समाधि यह लौह समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। काव्यांश के पाठ व कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर पाठ का तो नाम है झांसी की रानी की समाधि पर, और इसकी जो कवित्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसके बाद है रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। इसी में आपका जो है गा दिया गया समाधि में छिपी हुई राग की ढेरी की क्या विशेषता है वो आपको बताना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश की संदर्भ सहित आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, अथवा अगर कोई एक गद्यांश आपको आता है उस गद्यांश को आपको जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको दूसरा संस्कृत पद्यांश दिया जाता है। 2 आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, 2 में से आपको किसी एक का जो है हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा स्वपठित खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। इसके मिलेंगे आपको 3 नंबर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 दिए गए हैं। ठीक है। 3 में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है। उन कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। पहला है तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? इन तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको यहाँ पर जीवन परिचय देना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेल सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन है जो आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि आपको देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्नों में से कोई आपको 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है 30। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला टॉपिक है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, अनुशासन की समस्या और देश प्रेम। तो ये जो है आपको 4 दिए गए टॉपिक। इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। उसके मिलेंगे आपको 7 नंबर। ठीक है।
ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का हिंदी का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखाया हुआ है। ये आपके साथ ही जो है अजीत ने भेजा हुआ है। इसको हमने यहाँ पर जो है देखा हुआ है किस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से उसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।